हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दिनेश बिष्ट डैश D2Z। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, अगर किसी भी हमें अपने जीवन को हमारे जीवन में एक उच्चतम आदर्श और महानतम उद्देश्य होना चाहिए। देखो, जीवन तो सभी लोग जीते हैं, परंतु जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में एक उच्चतम आदर्श होने चाहिए और महानतम उद्देश्य होना चाहिए। उच्चतम आदर्श क्या है? जो हमारे पहले के जो लोग पूर्वज लोग हुए हैं, उनमें महान पुरुष हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, है ना, और तुलसीदास और कबीरदास, गुरु नानक और छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, संभाजी और दक्षिण भारत में बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं। राजस्थान के बप्पा रावल जी हो गए, दक्षिण के राजा कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और हर्षवर्धन। और वर्तमान समय में देखें तो आज़ादी से पहले के जितने भी हमारे वीर महापुरुष और स्वतंत्रता संग्राम के जनक जो रहे हैं, गांधी, सुभाष, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सरदार पटेल जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और ना जाने बहुत सारे क्रांतिकारी, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे जितने भी महान वीर क्रांतिकारी हुए हैं, इसमें रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, मंगल पांडे, द राइजिंग और इन सभी का नाम आता है। तो इन सब का हमारे पृथ्वीराज चौहान शुरू से लेकर अब तक सन 1200 से लेकर और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सभी युगों में वीर महापुरुष हुए हैं, जिनसे हमें अपने जीवन में कुछ हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आज मैं आपको सुभाष चंद्र जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उस समय अंग्रेजों के समय में 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उस समय जो उड़ीसा और का कटक राज्य, जो उड़ीसा राज्य था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। देश आज़ाद होने के बाद फिर उड़ीसा राज्य अलग बनाया गया। एक घर सुभाष चंद्र जी का वो उस कलकत्ता के एल्गिन रोड पर था और दूसरा घर उनका उड़ीसा के कटक में था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इनका ये लोग 14 भाई बहन थे, जिसमें 9वें सुभाष चंद्र बोस जी थे। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और इनके पिता जो थे, इनके जो पिता जानकीनाथ बोस थे और वो एक सुप्रसिद्ध वकील थे, बैरिस्टर थे और उन्हें अंग्रेजों की तरफ से उपाधि भी दी गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बचपन की एक कहानी में छोटा उनके कुछ वृत्तांत हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बचपन में जब अंग्रेज़ों के समय में जब सुभाष चंद्र बोस स्कूल पढ़ते थे, तो उस समय महारानी विक्टोरिया के संबंध में कुछ प्रेयर कही जाती थी उनके सम्मान में। तो एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को जब पता चला कि जो हम प्रेयर कर रहे हैं तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सम्मान में हम ये प्रेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेयर करने से मना कर दिया। जब 1, 2 बार, 3 बार, कई बार हेडमास्टर ने उनसे कहा कि आप प्रेयर में क्यों नहीं शामिल होते हो, प्रेयर में क्यों नहीं जाते हो, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, मैं उस महारानी विक्टोरिया के सम्मान में क्यों प्रेयर गाऊँ, उस महारानी विक्टोरिया से हमें क्या मिल रहा है, या उनका ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, भूमि हमारी है, तो हम उनके सम्मान क्यों हैं, वो तो इंग्लैंड की महारानी है, तो अपने इंग्लैंड में ही राज करें, हमारे भारत पे क्यों शासन करते हो आप लोग। तो इतने में उनके जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के हाथ पे बहुत सारी छड़ी से कई बार मारा और उनके हाथ लाल हो गए। ये घटना जब उनके घर वालों को बुलाया गया प्रिंसिपल रूम में, तो फिर प्रिंसिपल ने उनके सामने जब ये बात कही, तो उन्होंने तब भी अपना पक्ष यही रखा कि मैं महारानी विक्टोरिया के सम्मान में मैं कोई भी प्रेयर नहीं गाऊंगा। दूसरा एक वाक़या उनके कॉलेज के समय का है, उस समय उनके कॉलेज के प्रोफेसर हुआ था मिस्टर ओटम। तो वो क्या करते थे, इंडियंस को बहुत सुभाष चंद्र बोस जी के जो प्रोफेसर थे मिस्टर ओटम, वो कॉलेज में कलकत्ता विश्वविद्यालय में तो वो प्रोफेसर थे, तो वो इंडियंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और अपने अंग्रेज़ जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ उनका रवैया बहुत अच्छा रहता था। यानी कि भारतीय विद्यार्थियों के प्रति उनका जो नज़रिया था बहुत ही
सही नहीं था और वो उनको बहुत बुरी नज़रों से देखते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, बुरा बर्ताव, उनको अपमान करते थे। तो एक बार मिस्टर ओटम कहीं जा रहे थे, तो एक बार सुभाष चंद्र बोस जी का भी कुछ गैंग थी उनकी, और तो वो एक बार उनके किसी छात्र को मिस्टर ओटम ने बहुत बुरा भला कहा, और जिसके कारण तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो उनका जो दोस्त, उनका फ्रेंड सर्किल था, उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर मिस्टर ओटम को घेरा, उन्हें बहुत पीटा मारा। तो फिर ये बात कॉलेज के डीन तक पहुंची। तो फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने बिल्कुल भी प्रोफेसर को हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि मैंने मिस्टर ओटम से कुछ नहीं कहा और ना ही उनको हाथ लगाया है, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हो। उसके बाद भी वो सुभाष चंद्र को निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। ये उनके स्कूल का और कॉलेज के 2 वाक़ये थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की 4थे स्थान पर। भारतीय सिविल सेवा, वो इंग्लैंड गए, वहाँ उन्होंने कुल 6 महीने 7-8 महीने पढ़ाई करके ICS की परीक्षा निकाली और 4था रैंक हासिल किया। उसके बाद भी उन्होंने, उसके ऊपर तो सब्सक्राइब वाला बटन होगा, वो दबाना है। बोलो, मैं धीरे बोलो। उसके बाद भी वो अच्छा, अभी लिंक भेज देंगे ना, उसमें सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। उसके बाद भी वो क्या कहते हैं तो ये उनके कुछ वाक़ये थे उनके जीवन से संबंधित। ICS परीक्षा पास करने के बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जी जब उन्होंने देखा कि मातृभूमि को अपनी इन अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद कराना है, तो उन्होंने वो घर से निकल पड़े और उन्होंने भारत दर्शन किया। देखा उन्होंने कि मेरे देश की गरीब जनता भूख, प्यास और अकाल से और बीमारियों से मर रही है, और मैं बहुत ही अमीर और धनाढ़ घर में होते हुए मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने ICS से इस्तीफ़ा दे दिया और देश सेवा कार्य में कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। कांग्रेस का उस समय स्वराज की स्थापना चल रही थी। इससे देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कांग्रेस अधिवेशन जगह जगह बुलाती थी पूरे देश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में और प्रयागराज में। इस तरह धीरे धीरे करके सुभाष चंद्र बोस जी फिर एक बार उनको अपने घर में नज़रबंद कर लिया गया था अंग्रेज़ों। तो वहाँ से वो एल्गिन रोड, कलकत्ता के एल्गिन रोड में उनको नज़रबंद कर लिया गया। उससे पहले वो कई बार, उनको कम से कम 13 बार वो जेल गए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन करने में। कई बार वो जेल भी गए और कई बार वो बीमारी पड़े, उनको मांडले जेल भेज दिया गया था। उसके बाद उनको कई जगह बहुत बीमार हो गए, उनको क्षय रोग हुआ था। फिर वो भवाली, नैनीताल और कई जगह फिर वो विदेश भी स्वास्थ्य लाभ के लिए गए, वहाँ जर्मनी और ये ऑस्ट्रिया में, वियना में भी गए वो। वहाँ पे उस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। तो वहाँ उनकी एलेनी नाम की उनकी एक महिला से उनकी मुलाकात हुई थी, जो उनके लिए लेखन का कार्य करती थी। इससे उनको बाद में प्यार भी हो गया था और उनके एक लड़की भी हुई थी, जिसका नाम एलेनी था। और उनकी बेटी भी हुई थी। उसके बाद फिर जब वो सुभाष चंद्र बोस जी कई बार बीमार पड़े और यहाँ पर भारत में, यहाँ पर उत्तराखंड में भवाली में भी उन्होंने कई बार अपने इलाज के लिए यहाँ पर आया। उसके बाद वो विदेश भी गए, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया, वियना, यूरोप भी गए वहाँ अपना इलाज कराने। उसके बाद जब वापस आए तो फिर वो अपने क्रांतिकारी कार्यों में लग गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने घर में कलकत्ता के एल्गिन रोड पर नज़रबंद कर लिया और फिर वहाँ से वो एक दिन किसी तरह रातों रात अपने भतीजे के साथ गाड़ी में निकल के रातों रात भागे। वहाँ से झारखंड के किसी रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, जहाँ आज सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से वो स्टेशन है झारखंड में। वहाँ से वो सबसे पहले दिल्ली फ्रंटियर से, कलकत्ता फ्रंटियर से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से फिर वहाँ उनके और भी कुछ साथी थे, पठान के बीच में से निकले थे। और उसके बाद फिर वहाँ से वो दिल्ली से फिर वो पेशावर के लिए निकले। वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ी उन्होंने। पेशावर के बाद फिर वो लाहौर गए। लाहौर उन्होंने वहाँ से काबुल, पेशावर से पहले काबुल गए। काबुल से फिर वो उन्होंने पैदल यात्रा करी पेशावर से काबुल तक। बीच में गाड़ी से भी गए और पैदल भी गए। काबुल से फिर समरकंद गए। समरकंद से वो फिर रूस, मॉस्को जाने के लिए वहाँ राजदूतावास में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ रूस के राजदूतावास में वो नहीं पहुँच पाए। तो जर्मनी के राजदूतावास में गए। फिर वहाँ से उन्होंने राजदूतों ने आपस में बात करी। वो
देश को आज़ाद कराने के लिए मदद मांग रहे थे अंग्रेज़ों से। तो फिर उसके बाद वो फिर इटली के मुसोलिनी से, फिर जर्मनी के हिटलर से भी मिले। हिटलर ने भी मना कर दिया फिर बाद में। उन्होंने कहा हम अपनी सेना नहीं भेज सकते, हमारी सेना को वहाँ पहुँचने में 2 साल लग जाएंगे। अभी वो हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा चलाया था, तो उन्होंने रूस में अपनी 30 लाख की फौज भेजी थी। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ से जर्मनी से पनडुब्बी से होते हुए सिंगापुर के तट पर पहुँचे। सिंगापुर से फिर उस समय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध चला। विश्व युद्ध के दौरान ये सारी घटनाएं हुई थी जब वो अपने घर से निकले थे कलकत्ता के एल्गिन रोड से। तो जर्मनी के हिटलर ने जब मदद करने में, फिर वहाँ से वो पश्चिम की ओर गए, पूर्व की ओर गए, पूर्व में जापान की ओर सिंगापुर तक पहुँचे। सिंगापुर तट से फिर वो जापान पहुँचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले। उस समय जापान, इटली और जर्मनी ये ध्रुवीय राष्ट्र थे और बाकी मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत की जो ब्रिटिश सेना थी और ये सब जो थे ये मित्र राष्ट्र थे। तो जापान और अमेरिका में युद्ध हो रहा था और उस समय बहुत सारे जर्मनी की सेना ने और ध्रुव राष्ट्रों ने बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों को और भी कई देश के, अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो वहाँ से फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। उन्हीं सैनिकों को लेकर, बंदी सैनिकों को लेकर जर्मनी से और उससे मदद लेकर, उसमें कुछ भारतीय सैनिक भी थे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। तो आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई बंदी सैनिकों से। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से उन्होंने बर्मा, मणिपुर, कोहिमा और इम्फाल की तरफ कूच किया आज़ाद हिंद फौज को लेकर। लेकिन आज़ाद हिंद फौज जंगलों, नदियों, पहाड़ों और पठारों से होते हुए कोहिमा तक पहुँच गई थी आज़ाद हिंद फौज। लेकिन फिर अमेरिका और इंग्लैंड ने वहाँ पे एयरफोर्स से वहाँ पर बमबारी करी। नागालैंड, मणिपुर और बर्मा में उन्होंने एयरफोर्स से बमबारी करी। आज़ाद हिंद फौज को एयरफोर्स सपोर्ट ना मिलने पर जापान की सेना की एयरफोर्स जो थी वो अमेरिका से युद्ध में लगी हुई थी प्रशांत महासागर में। तो वो वहाँ से एयरफोर्स नहीं दे पाए। तो इस कारण से आज़ाद हिंद फौज आगे नहीं बढ़ सकी और उनको आज़ाद हिंद फौज को वापस लौटना पड़ा और कई लोग उसमें बंदी बनाए गए। फिर सुभाष चंद्र बोस को जब देखा कि दिल्ली चलो को नारा उन्होंने दिया, लेकिन जब देखा कि आज़ाद हिंद फौज नहीं आगे बढ़ा, फिर सुभाष चंद्र वहाँ से किसी तरह सिंगापुर और ताइवान पहुँचे। ताइवान से फिर वो मंचूरिया जाना चाह रहे थे। मंचूरिया में वो एक ऐसे बॉम्बर हवाई जहाज़ में बैठे थे, तो जिसके कारण वो हवाई जहाज़ जब ताइवान के ताइपे से उड़ा तो उसमें वजन होने के कारण उसमें बहुत सारा असला बारूद रखा था और बहुत सारा जो चंदा भी था, खजाना था जो सुभाष चंद्र बोस को मिला था। जनता से उन्होंने दान मांगा था, तो देश को आज़ाद कराने के लिए वो उनको बहुत सारा दान मिला था, खजाना। उसको लेकर और बहुत सारा असला बारूद लेकर जा रहे थे। तो हवाई जो उनका जो बॉम्बर था वो एक तरफ झुक गया था वजन के कारण, जिसके कारण वो वहीं पर ब्लास्ट हो गया, उसमें आग लग गई और गिर गया वो बॉम्बर। जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस और जापान के कुछ सैनिक उसके अंदर थे, अधिकारी वगैरह, वो भी काफ़ी जल गए थे और काफ़ी उसमें मारे गए। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट गिर गया था, उसमें जो वो ले जा रहे थे कुछ बांध के थैले में, उसके कारण वो काफ़ी जल गए थे। निकट के इस अस्पताल में थोड़ी देर वो उनको ले जाया गया। काफ़ी शरीर जल चुका था सुभाष चंद्र बोस जी का और उनका इलाज कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। सुभाष चंद्र बोस जी का इस तरह 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र जी की जीवन लीला समाप्त हो गई और 2 साल बाद भारत आज़ाद हो गया। क्योंकि उसमें विश्व युद्ध में भले ही मित्र राष्ट्र जीत गए थे अमेरिका और इंग्लैंड, लेकिन उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल और रूजवेल्ट की ताकतवर वायुसेना और संयुक्त अभ्यास के कारण आज़ाद हिंद फौज उनसे नहीं जीत पाई। तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर रूस से मदद मांगने की सोची, तो वो जा रहे थे, उसी समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था सुभाष चंद्र जी बोस का जीवन जो मैंने आपको बताया। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें अपने मातृभूमि के लिए वो सच्चे कितने देशभक्त थे, जो उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया। और आज़ाद हिंद फौज नहीं होती और विश्व युद्ध नहीं होता, विश्व युद्ध के कारण और आज़ाद हिंद फौज के कारण इंग्लैंड और अमेरिका भी इतने कमज़ोर हो गए थे, उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी और वीडियो में इसी तरह के और देशभक्तों के और अन्य महापुरुषों के मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।